नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी जीके पार्ट की इकाई 3 के अंतर्गत जो कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। पार्ट 2 में कुछ अन्य फैक्ट्स को देखेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और इसी कड़ी में अभी कुछ और भी वीडियो आपको आने वाले हैं आपके लिए आईसीटी से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसा आपको याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी आईसीटी क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं, कंप्यूटर और कंप्यूटर मेमोरी के विषय में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट और ईमेल से संबंधित कुछ फैक्ट्स की, और कुछ अन्य फैक्ट्स की भी हम बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेट पर नज़र डालें कि वास्तव में इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट कम्युनिकेशन के एक महत्वपूर्ण और दक्ष माध्यम है। पूरा नाम अगर इंटरनेट का हम बात कर लें क्या है, तो जैसा आप लोग जानते हैं इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। अब हम नज़र डालेंगे ईमेल के इतिहास पे। ईमेल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं, या पूरे नाम की अगर बात कर लें तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही हम शॉर्ट फॉर्म में ईमेल के नाम से जानते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसके लिए हमें सन 1957 में चलना होगा। 4 अक्टूबर 1957 की बात है ये, जब सोवियत संघ द्वारा विश्व का प्रथम सैटेलाइट लॉन्च किया गया था और इसका नाम था स्पुतनिक। इसी दौरान अमेरिका भी मानव निर्मित सैटेलाइट बना रहा था, परंतु पहली सफलता जो मिलती है वो सोवियत संघ को, जो कि वर्तमान में रूस है, उसे मिलती है। इसके बाद 1998 में अमेरिका द्वारा अर्पा का गठन किया जाता है, यानी ARPA। अर्पा जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और अर्पा के गठन का जो अमेरिका का उद्देश्य था वो ये था कि साइंस और टेक्नोलॉजी में अन्य देशों की तुलना में अधिक विकास करना। हालांकि अर्पा का नाम कई बार बदला गया है। अर्पा 1972 में इसका नाम बदल के दर्पा कर दिया गया था, यानी DARPA, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। पुनः 1993 में दर्पा का नाम फिर से अर्पा कर दिया जाता है और 1996 में अर्पा को एक बार फिर से दर्पा में चेंज कर दिया जाता है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अर्पा यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जबकि दर्पा यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसके बाद होता क्या है कि अर्पा द्वारा कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने का विचार दिया गया, और तब अर्पा ने BBN टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके साथ मिलकर 4 अलग अलग कंप्यूटरों को एक सिंगल नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया, और इसे ही विश्व के प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जाना गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था उसका नाम था ARPANET। इसके बाद ARPANET TCP और IP प्रोटोकॉल युक्त विश्व का पहला इंटरनेट कनेक्शन था। तो यहाँ पे 2 टर्म आ जाते हैं, TCP और IP। तो इनको देख लेते हैं। TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जबकि IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म हम लोग और सुनते हैं और हमें आगे भी देखने को इसको मिलेगा, पॉकेट रेडियो। तो पॉकेट रेडियो डिजिटल रेडियो संचार मोड है जिसका उपयोग लंबी दूरी तक डेटा पैकेज भेजने के लिए किया जाता है। ARPANET और PRNet पुनः दोनों नेटवर्कों को सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। सैटेलाइट नेटवर्क का नाम दिया गया है सेटनेट, और इस प्रकार से इंटर नेटवर्किंग की शुरुआत जो है हमें देखने को मिलती है, या इंटरनेटवर्किंग या इंटरनेट की शुरुआत हम कह सकते हैं कि हमको देखने को मिल जाती है जब ARPANET और PRNet को पुनः कनेक्ट कर दिया जाता है सेटनेट के द्वारा। तो इस तरीके से देखिए, अगर इसको मैथमेटिकली आप समझें तो इंटरनेट वास्तव में ARPANET, PRNet और सेटनेट का कम्बिनेशन है, यानी ARPANET, PRNet और सेटनेट के कम्बिनेशन को हम जनरली कह सकते हैं कि ये इंटरनेट है। और इंटरनेट शब्द की शुरुआत कब हुई, ठीक है, प्रथम बार इंटरनेट शब्द कब अस्तित्व में आया, तो ये आया था वर्ष 1973 में। अच्छा, अब चूंकि इंटरनेट शब्द आ गया तो हम देख लेते हैं कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ इंटरनेट संयुक्त रूप से विंटन सर्फ और बॉब कान को कहते हैं, क्योंकि दोनों लोगों ने TCP की खोज की थी। TCP की खोज के कारण, यानी TCP जैसा हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की खोज के कारण संयुक्त रूप से विंटन सर्फ और बॉब कान को फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके बाद 1974 में टेलेनेट जो कि एक ARPANET का ही कमर्शियल वर्जन था, विश्व की प्रथम इंटरनेट
सेवा प्रदाता कंपनी बनती है या इंटरनेट सेवा प्रदाता बनता है, जिसको हम इंग्लिश में ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनती है। तो विश्व में प्रथम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन थी? तो ये थी टेलीनेट, जो कि ARPANET का ही कमर्शियल वर्जन था और ये 1974 में आया। इसके बाद विश्व का प्रथम ईमेल बिना इंटरनेट के दो कंप्यूटरों के बीच रेमंड टॉमलिंसन द्वारा 1971-72 के दौरान भेजा गया था और इसमें जो है इसे जो है ARPANET के द्वारा भेजा गया था। यानी विश्व का जो प्रथम ईमेल है वो बिना इंटरनेट के भेजा गया था दो कंप्यूटरों के बीच में। और किसके द्वारा भेजा गया था? रेमंड टॉमलिंसन के द्वारा। कब भेजा गया था? सन 1971-72 के दौरान। और इसमें किसका उपयोग किया गया था? ARPANET का। ठीक है, और इतना नहीं, रेमंड टॉमलिंसन द्वारा जो हम लोग ईमेल ID में एक वर्ड यूज करते @ आजकल काफ़ी प्रचलन में है, तो @ चिन्ह को भी जो है रेमंड टॉमलिंसन द्वारा ही दिया गया था। अब अगर हम आधुनिक इंटरनेट की बात कर लें तो आधुनिक इंटरनेट की शुरुआत 1 जनवरी 1983 को हुई थी, यानी 1 जनवरी 1983 को, जब ARPANET द्वारा जो है TCP और IP को अपनाया गया था। ईमेल में अटैचमेंट की शुरुआत कब से हुई? तो ये 1992 में हुई थी। इसके बाद भारत में इंटरनेट पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसका श्रेय विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL को जाता है। और इंटरनेट पर रजिस्टर होने वाला पहला डोमेन कौन था? देखिए, पहला डोमेन, यहाँ पे दो डोमेन के नाम हैं, एक तो symbolics.com है और दूसरा nordu.net है। ठीक है, तो अगर पंजीकरण अनुमति के आधार पर हम बात करें, ठीक है, तो ये पंजीकरण अनुमति के आधार पर जो नाम आएगा, पंजीकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1985 को nordu.net का हुआ था। तो इस तरीके से अगर पंजीकरण अनुमति के आधार पर माना जाएगा तो nordu.net को माना जाता है। जबकि वैसे जनरल रूप से अगर क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट पर रजिस्टर होने वाला पहला डोमेन कौन था, तो उसे हम symbolics.com को जानते हैं। ये पहला डोमेन था जो कि 15 मार्च 1985 को अस्तित्व में आया था। तो ये देखिए, दो अलग अलग डेटा, काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें होता है, तो आप इनको याद रखिएगा। 1978 में VA शिवा अय्यदुरई द्वारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया गया, जिसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स और उसके बाद फोल्डर्स, मेमो आदि थे, और इसी को ईमेल कहा गया था। और अमेरिका द्वारा 30 अगस्त 1982 को अय्यदुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल खोजकर्ता के रूप में मान्यता दी गई थी। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को वेब ब्राउज़र के द्वारा पढ़ा जाता है। वेब ब्राउज़र एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों को उपयोगकर्ताओं के लिए ढूंढकर समझने की भाषा में अनुवाद करता है। ठीक है, देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों को ढूंढता है और उसका आपकी पढ़ने की भाषा में अनुवाद करके उपलब्ध कराता है। HTML क्या है? तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका विकास वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। HTML वेब पेज को बनाने के लिए टैग्स का इस्तेमाल करती है। अब अगर ये देखें कि HTML का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो HTML का सर्वप्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थे। और दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र कौन था? तो दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र था www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी से जुड़ने के लिए प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो उस एड्रेस को कहा जाता है URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी URL के माध्यम से ही इंटरनेट पर जो उपलब्ध जानकारी उनके द्वारा हम लोग जुड़ते हैं। अब कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र के हम नाम देख लेते हैं। गूगल क्रोम, और इसके बाद मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और आप देख लीजिएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर को अभी रिसेंटली जो है बंद कर दिया गया है, तो जो मैं नए नोट्स बनाऊंगा उसमें मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ओपेरा ब्राउज़र, मैक्स्थान ब्राउज़र, टॉर्च इंजन ब्राउज़र, अवंतु ब्राउज़र, www, नेक्सस, लिंक्स, फ्लॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर। देखिए कुछ नाम है, वैसे तो और भी बहुत सारे नाम होंगे, तो यहाँ पर नोट्स के माध्यम से हमने इन नाम को ले लिया है। और भी अगर कुछ नाम होंगे तो उनको टेस्ट के माध्यम से हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं वेब ब्राउज़र संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब पहला ब्राउज़र था, बाद में इसका नाम बदलकर नेक्सस रखा गया, या इसे नेक्सस के नाम से भी जाना जाता है। लिंक्स यानी LYNX एक टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र था जिसके द्वारा किसी भी ग्राफिक सामग्री को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था। और इसके बाद 1993 में आया मोज़ेक ब्राउज़र, दुनिया का पहला सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र था। माइक्रोसॉफ्ट का पहला वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर था।
ठीक है। अब सर्च इंजन, ये तो ब्राउज़र की हमने बात कर ली। हमने बताया था कि वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है इसमें। तो सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कुछ प्रमुख शब्दों की सहायता द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध जानकारी उपयोगकर्ता को दर्शाता है। सर्च इंजन की पहली प्राथमिकता अपने उपयोगकर्ता को सही जानकारी खोजकर प्रदान करना होती है। सर्च इंजन का प्रमुख कार्य अगर हम बात करें तो यह अलग अलग वेब पेजों से जानकारी खोजता है और उन्हें व्यवस्थित करके विषय वस्तु के अनुसार रैंकिंग प्रदान करता है, और इसी रैंकिंग के आधार पर ही डिसाइड होता है कि जो उपयोग करता है उसको कौन सा पेज पहले दिखाना है और कौन सा पेज उसके बाद में दिखाना है। ठीक है। किसी भी वेब पेज की रैंकिंग सर्च इंजन के एल्गोरिथम द्वारा की जाती है। एल्गोरिथम क्या होता है? ये सर्च इंजन का एक सीक्रेट गणितीय सूत्र होता है जो प्रत्येक सर्च इंजन हेतु अलग अलग होता है। अब किसी भी सर्च इंजन द्वारा जानकारी खोजने के लिए 3 प्रमुख चरणों का प्रतिपादित किया जाता है। यानी जो सर्च इंजन होता है वो प्रमुख 3 चरणों में जानकारी को खोजता है, और ये 3 कौन कौन से इसको देख लेते हैं। पहला है क्राउलिंग कार्य, दूसरा उसके बाद वो इंडेक्सिंग करता है, और फिर उसके बाद वो रैंकिंग करता है। क्राउलिंग कार्य के अंतर्गत क्या होता है? यह विभिन्न वेब पेजों और उन पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अन्य वेब पेजों को अधिक गति से स्कैन करता है और निम्न जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो कौन कौन सी जानकारी? पहला कि पेज का टाइटल, विवरण इत्यादि। उसके बाद पेज में प्रयुक्त कीवर्ड कौन कौन से, वेबसाइट के पेजों की संख्या कितनी है, वेबसाइट पर उपलब्ध इमेज और वीडियो कौन कौन से, वे और पेज अपडेट की तिथि क्या है। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं जो वेब ब्राउजर, ठीक है, जो हमारा सर्च इंजन है, ठीक, क्राउलिंग के दौरान करता है। इस तरह सर्च, इसके बाद क्या करता है सर्च इंजन? इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि क्राउलिंग द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है उसे क्रम में व्यवस्थित करना और सर्च इंजन के डेटाबेस में सुरक्षित करना, और अंत में सर्च इंजन क्या करता है? रैंकिंग करता है। रैंकिंग यानी उपलब्ध जानकारी को किस क्रम में उपयोगकर्ता को दिखाना है। देखिए इंटरनेट पर क्या होता है, जब भी हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ बहुत सारे वेब पेज ओपन होते हैं, लेकिन वो सब एक क्रम में आते हैं। तो ये क्रम सर्च इंजन ही डिसाइड करता है कि किस क्रम में हमको आपको वो पेजेस दिखाने हैं। विश्व का पहला सर्च इंजन कौन सा था? तो विश्व का पहला सर्च इंजन आर्ची था, जिसे प्री वेब इंटरनेट सर्च इंजन कहा जाता है, क्योंकि इसे www से भी पहले 10 सितंबर 1990 को तैयार कर लिया गया था। ठीक है। तो वेब ब्राउज़र www बाद में आता है, जबकि आर्ची जो कि एक सर्च इंजन था वो पहले आ जाता है। कुछ प्रमुख सर्च इंजन के नाम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पूरी लिस्ट दी गई है, आप देख लीजिए। ठीक है। एलिवेट, वेब क्राउलर, इंफोसिस, लाइकोस, अल्टाविस्टा, मैगलेन, लोकपाइल, इंटामी, हॉटबॉट, आस्क जीव्स, नॉर्थन लाइट, थांडेक्स, गूगल, ऑल द वेब, विविसिमो, बैंडू, info.com, a9.com, याहू, MSN सर्च, आक्स.com, गुड सर्च, क्वेरो चाचा, गुरुजी, विकीसीग, विकी सर्च, लाइव सर्च, क्विलूट और आई.com, ये कुछ नाम है। यहाँ देखिए याहू किस वर्ष आया था? तो याहू आया था 2004 में, जबकि गूगल आया था 1998 में। कुछ अन्य तथ्य की देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह है। नेटवर्क, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने से बना समूह जो होता है उसे नेटवर्क कहते हैं। इंट्रानेट, एक संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का जो समूह होता है उसे इंट्रानेट कहते हैं। एक्स्ट्रानेट, निजी नेटवर्क जिसका उपयोग सुरक्षित रूप से गतिविधियों को साझा करने के लिए विक्रेताओं, साझेदारों व उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाता है। एक्स्ट्रानेट, एक संगठन का वह इंट्रानेट है जिसे संगठन के बाहर के उपयोगकर्ता प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इंट्रानेट जो होता है वह जो उसका उपयोग केवल संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा किया जाता है, जबकि एक्स्ट्रानेट वास्तव में इंट्रा ही नेट होता है जिसको बाहर के उपयोगकर्ताओं के लिए भी ओपन कर दिया जाता है। इंटरनेट शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है, और यह मुख्य शैक्षणिक संस्थाओं और अनुसंधान केंद्रों को आपस में जोड़ती है। इसके बाद फुल फॉर्म देख लेते हैं। WAP यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, यह मोबाइल में प्रयुक्त होने वाला वेब ब्राउज़र है। और इसके बाद एक टर्म है VOI या VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे देख लेते हैं। इंटरनेट टेलीफोनी है तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा इंटरनेट प्रोटोकॉल की सहायता से संपूर्ण विश्व में कहीं भी मुफ्त कॉल की जा सकती है। किसके द्वारा? VOI या VoIP के द्वारा। वेब पेज बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स का संग्रह है जो HTML में लिखे होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन? स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। तो वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। वेबसाइट
हाइपरलिंक द्वारा जुड़े हुए वेब पेजों का संग्रह, और पहला पेज इसमें जो इसका जो पहला पेज होता है उसे ही हम होम पेज कहते हैं। गोपर यानी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइडर है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा यानी HTML वेब दस्तावेजों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त होने वाली एक एनकोडिंग स्कीम है। इसके बाद URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब पर किसी विशेष सूचना को एक्सेस करने हेतु प्रयुक्त विशेष प्रकार का एड्रेस कोड। इसके बाद वेरोनिका एक प्रोग्राम है जो गोफर की मदद से कार्य करता है। डोमेन नेम या इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने व लोकेट करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, किसका, डोमेन नेम का। इसके बाद बस डाटा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में प्रयुक्त होने वाला मार्ग है, यानी डेटा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले प्रयुक्त होने वाले मार्ग को हम बस कहते हैं। अब देख लेते हैं इंटरनेट कनेक्शन। तो देखिए इंटरनेट कनेक्शन मुख्यतः 3 तरीके के यहाँ पर, डायल अप नेटवर्क, ब्रॉडबैंड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, डायल अप कनेक्शन पूर्व से उपस्थित टेलीफोन लाइन के माध्यम से इसमें इंटरनेट से जुड़ते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या है, ये तीव्र गति का कनेक्शन है, टेलीफोन लाइनों का प्रयोग इसमें भी होता है। और DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये एक फुल फॉर्म इसमें है जो यूज होता है। वायरलेस कनेक्शन, ग्राहक एवं सर्विस प्रदाता जुड़ने हेतु रेडियो लिंक का प्रयोग करते हैं वायरलेस कनेक्शन में। इसमें देखिए वाईफाई का भी नाम आता है, तो वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी। इसके बाद वाईमैक्स का भी नाम आता है, तो वाईमैक्स यानी वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो ये 2 वर्ड हैं जो यूज होते हैं वायरलेस कनेक्शन में, वाईफाई और वाईमैक्स। ईमेल जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यह एक प्रकार से डिजिटल मैसेज है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को इंटरनेट युक्त डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा भेजता है। विश्व के प्रथम ईमेल को भेजने में इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया गया था, जैसा हम लोगों ने पहले ही बात की। और इसमें देखिए सन की अगर बात करें तो 1971 या 72 का समय था, निश्चित डेट यहाँ पर नहीं है या जानकारी नहीं है सही से, कहीं पर 1971 मिलता है, कहीं पर 1972 मिलता है। तो 1971-72 में 2 कंप्यूटरों के बीच अल्पानेट द्वारा जो है रेमंड टॉमलिंसन द्वारा पहला ईमेल भेजा गया था। और पहले ईमेल में लिखा क्या गया था, तो पहले ईमेल में कीबोर्ड आपने यूज किया होगा, तो पहली लाइन के जो वर्ड हैं जिसको जनरली हम लोग क्वालिटी के नाम से भी जानते हैं, क्वालिटी कीबोर्ड, तो QWERTYUIOP ये वर्ड लिखे गए थे पहले ईमेल में। ईमेल खोजकर्ता आधिकारिक रूप से किसे माना जाता है, तो जैसा ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया, VACY दुरे को माना जाता है। @ चिन्ह रेमंड टॉमलिंसन द्वारा दिया गया था। और ईमेल में अटैचमेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी। ईमेल आईडी का प्रयोग, देखिए ईमेल आईडी आप लोग जनरली इस तरीके से होती है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है prabhat@sarthakclasses.com। तो इसमें जो पहला पार्ट है @ तक का, ठीक है, सॉरी @ से पहले तक का जो यहाँ पे जो पहला पार्ट है उसे मेल बॉक्स का नाम या यूजर नेम कहते हैं। इसके द्वारा उस व्यक्ति का पता चलता है जिसको यह ईमेल जिसकी ईमेल आईडी है, जैसे यहाँ पे प्रभात लिखा हुआ है, तो आप जान सकते हैं कि ईमेल आईडी प्रभात की। वैसे मैं आपको बता दूं कि prabhat@sarthakclass.com नाम से कोई भी ईमेल आईडी मैंने नहीं बनाई है, तो इस पर आप लोग मेल भेजने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझ तक ये डिलीवर नहीं होगा। मेरी ईमेल आईडी आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो prabhat@sarthakclass.com में जो ये प्रभात इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका मेल बॉक्स का नाम या यूजर नेम है। इसके द्वारा उस व्यक्ति का पता चलता है जिसको ईमेल आईडी भेजनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये साइन जो है @ का साइन है, ठीक है, थोड़ा सा एरो डिस्टर्ब हो गई फ्रेमिंग, तो यहाँ पे @ की हम बात करें तो जो @ का साइन है ये जो आपका यूजर नेम है उसको सर्वर के नाम से अलग करता है, और साथ ही साथ सर्वर का नाम या ईमेल को जहाँ भेजा जा रहा है उससे अलग करता है, ठीक है। इसके बाद जो आ जाता है डोमेन नेम, जैसे सार्थक क्लासेस लिखा हुआ है, ठीक है, डोमेन नेम है। यह भाग उस सर्वर को दर्शाता है जिसके कंप्यूटर में आपका मेल बॉक्स है, जैसे prabhat@redimail.com। तो रेडिप क्या हो गया, ये वो भाग है जहाँ पर आपका ईमेल है बना हुआ है। जैसे जीमेल यूज करते हैं तो इसका मतलब आपकी ईमेल आईडी कहाँ किसकी, जीमेल की है, ठीक है। तो ये डोमेन नेम है। इसके बाद डॉट का नाम आता है,
ठीक है। ये जो डोमेन नेम है इसको होस्ट नेम के भी नाम से भी जानते हैं। डॉट पते के भाग को अलग करता है जिससे सर्वर का कंप्यूटर दोनों विभिन्न भागों की पहचान कर सके। देखिए यहाँ पर क्या है, डोमेन नेम और उसके बाद डॉट के बाद लगा के कॉम या कुछ इस तरह से लगा होता है, तो ये डॉट जो है इन दोनों को अलग करता है। इसके बाद देखिए डोमेन नेम या होस्ट नेम के बाद डॉट आता है और डॉट के बाद डोमेन कोड आता है। ठीक है, तो डॉट डोमेन नेम और डोमेन कोड को अलग करता है। अब डोमेन कोड क्या है, यह वेब पेज के प्रकार को दर्शाता है। जैसे .com कॉमर्शियल के लिए यूज होता है, .org नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, .edu यानी शैक्षणिक जो संस्थान है उनके लिए यूज होता है, .net इंटरनेट से संबंधित है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है डोमेन कोड दिए होते हैं। तो इस तरीके से पूरी ईमेल आईडी में हमने देखा कि यूजर नेम होता है, उसके बाद @ का साइन होता है, उसके बाद जो है डोमेन नेम या होस्ट नेम होता है, फिर डॉट होता है और अंत में आपका जो है डोमेन कोड होता है। तो इस तरीके से पूरी ईमेल आईडी तैयार होती है। इससे आप लोग वास्तव में परिचित होंगे। ठीक है, जैसे इसको देखो नीचे और क्लियर किया गया है। मेल बॉक्स का नाम, जैसे ये आईडी थी प्रभात @sarthak.classes.edu अगर लिखा हुआ है तो इसमें प्रभात क्या हो गया, मेल बॉक्स का नाम हो गया, @ का साइन हो गया और sarthak.classes.edu ये पूरा डोमेन का नाम हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ईमेल आईडी में यूज़र नेम यूनिक होता है। ईमेल आईडी में @ का चिन्ह अनिवार्य रूप से होता है और इसमें स्पेस भी नहीं होता है। अब ईमेल मैसेज के कौन कौन से भाग होते हैं, तो जैसा आप लोग जानते हैं किसी भी ईमेल मैसेज में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला मैसेज इनवेलप, दूसरा मैसेज हेडर और तीसरा मैसेज बॉडी। मैसेज इनवेलप या मैसेज का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है। ठीक है, दूसरा मैसेज हेडर, इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता की जानकारी होती है और मुख्यतः इसमें आपने देखा होगा लिखा होता है टू, CC, BCC और फ्रॉम। तो टू है, टू में क्या लिखा जाता है, जिसको मुख्य रूप से आप ईमेल भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी डाली जाती है टू में, यानी किसको आप संबोधित कर रहे हैं। CC इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और मुख्य व्यक्ति के अतिरिक्त मान लीजिए आप और भी 2-4 लोगों को भेजना चाह रहे हैं मेल, तो उसके नाम जो है जनरली क्या होता है कि संज्ञान के लिए हम लोग जो है CC का प्रयोग करते हैं कि किसी को आपने प्रति दी और ये जानकारी रहे, तो इसलिए कि सामने वाला कभी ये नहीं कह सके कि आपने हमें ईमेल नहीं भेजा है, हमें नहीं मिला है, तो कुछ लोगों को हम